हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवन्थ की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास सेवन्थ में मैथ्स में चैप्टर 4 सरल समीकरण, जिसको इंग्लिश में सिंपल इक्वेशन कहते हैं, उसकी एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है या इसके पहले के आपको सॉल्यूशन देखने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने सरल समीकरण की प्रश्नावली 4.1 को हल किया, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 1, 2, 3 तीनों में प्रश्न में अलग अलग थे। पहले प्रश्न में हमने जो समीकरण थे चर और अचर संख्याओं से जो समीकरण बना था उसको हमने सॉल्व किया था कि x के इस साइड चिन्ह x के इस साइड क्या है और x के उस साइड चिन्ह बदल जाते हैं। ये हमने देखा था कि प्लस माइनस कैसे होता है, ये सब मैंने डिटेल में बताया था। और उसमें एक विधि ये भी थी, प्रयत्न विधि और भूल विधि भी उसमें हमने सॉल्व की, जिसमें हमने क्वेश्चंस को हल किया। अगर आपको वो वाले सॉल्यूशन देखने हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हो। उसमें मैंने ये भी बताया है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है और माइनस का चिन्ह कहाँ आता है, प्लस का चिन्ह कहाँ आता है, ये भी मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया। और ये भी बताया था कि सरल समीकरण क्या होता है। सरल समीकरण की डेफिनेशन भी मैंने उसमें बताई है और आपको वो वाले सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। यहाँ से हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे सॉल्यूशन आपको ईजी लगते हैं या आप थोड़ा भी समझ में आते हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए, ताकि हम आपको इजी से इजी तरीके में या दूसरे तरीके में आपको समझाने की कोशिश करें। और अगर हम सॉल्यूशन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करके सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में इसमें स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। अब हमें क्या करना है, समीकरण खुद से बनाना है। जो बने हुए समीकरण को तोड़ना है और बनाना है। तो उसमें क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, यह संख्याएं x और 4 का योग 9 है। तो संख्या हमारी कितनी है, x, योग मतलब प्लस, ठीक है, प्लस x और 4 का योग हमारा 9 है। ठीक है, तो x + 4 = 9, ये हमारा समीकरण हो गया। नेक्स्ट हमारा समीकरण है, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। अब आप ये याद रखिए कि इसमें योग और घटाने पर हमें कौन सा चिन्ह लगाना है और कैसे इसको समीकरण बनाना है। ये कई बार है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जिसमें आपको सिर्फ टिक करना रहता है या लिखना रहता है, ऑप्शन दिए रहते हैं आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको बड़े बड़े समीकरण हल करना आएगा या उसको बनाना आएगा। क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, जो समीकरण को हल करना आता है, उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहते हैं। y में से, अब देखिए y में से 2 घटाने पर, तो y - 2 = 8 प्राप्त होता है। ठीक है, a का 10 गुना 70 है। तो 10 गुना मतलब इसमें गुणा में संख्या आ रही है। पहले और दूसरे समीकरण में हमने देखा कि योग और घटाने पर प्राप्त। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 10 गुना, तो हमारी संख्या है, मतलब जो चार अचार संख्याएं इसमें दी गई है, मतलब गुणा है। तो a 10 गुना है तो 10a = 70। इसमें क्योंकि समीकरण में दिया है a का 10 गुना, ठीक है, तो हम a के बाद तो 10 लिखेंगे नहीं, क्योंकि फिर वो तो घात में चला जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 10 आगे लिख के 10a = 70, ये हो गया हमारा 10 गुना। जब चीज़ें गुणा में पूछी जाए, जैसे कि 10 गुना, 7 गुना या 5 गुना, तो हम 5x 5a ऐसे लिखेंगे, ना कि हम x 5 लिखेंगे। ये प्रोसेस गलत है। तो नेक्स्ट है हमारा संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या b है, 5 से भाग मतलब ये बटे में जाएगी, तो b/5 = 6, क्योंकि 6 प्राप्त होता है। ये देखा आपने, पहले समीकरण में हमें योग पूछा है, दूसरे में घटाने का बोला, तीसरे में गुणा बोला और चौथे में भाग का बोला। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बहुत इजी है, लेकिन इसमें ट्रिक है समझने की। अगर आपको समझ में आ गई तो सरल समीकरण बहुत इजी होते हैं। इसमें से क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। किसी भी क्लास में जाओगे आप, समीकरण के या ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसमें नेक्स्ट है t का 3/4। 3/4 देखिए, 3/4 मतलब 3/4। ठीक है,
एक चौथाई मतलब 1/4, दो चौथाई मतलब 2/4, 3/4 मतलब 3/4, टी लिखा है तो टी लिखा हमने, और इसका चौथाई है 15, तो हमने क्या लिखा 3/4 टी बराबर 15। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, m का 7 गुना तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो हम इसको कैसे लिखे कि ये 7m, ठीक है, और 7 का योगफल तो हम 7m + 7, और इसका योगफल कितना देता है, मतलब बराबर जो हमारा वो कितना देगा 77 देगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देगा। ठीक है, ये आ गई आपको समझ में। नेक्स्ट है हमारा एक संख्या x की चौथाई ऋण आपको, अब ऋण का देखिएगा, ऋण मतलब माइनस, ठीक है, 4 आपको 4 देता है। एक संख्या x, इसका चौथाई मतलब बट्टे में 4 लिखना है हमें। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, 1/4 3/4 नहीं लिखा है, x का चौथाई लिखा है, तो हम x के बट्टे 4 लिखेंगे, और ऋण में मतलब माइनस में 4 लिखेंगे, = हमारा 4 देता है। ठीक है, यदि आपको y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो 6 गुना मतलब 6y माइनस 6 = 60। ठीक है, यदि आप z के 1/3 में से 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है, z/3। ठीक है, 1/3 दिया है तो हम तिहाई लिखेंगे, और उसमें 3 जोड़े तो हमें 30 प्राप्त होता है। ये तो हो गए हमारे कथनों के लिए हमें समीकरण देना। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आए होंगे, नहीं आए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित समीकरण को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने कथनों से हमने समीकरण के रूप में लिखे थे, अब जो हमारे पास हैं वो हमारे समीकरण हैं, तो उनको हमें कथनों के रूप में लिखना है। ठीक है, तो p + 4 = 15, p + 4 बराबर 15, संख्याएं p और 4 का योग 15 प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए अब m - 7 = 3, तो m में से हमें 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, ये बेसिक सा बन गया हमारा। 2m मतलब m का 2 गुना बराबर 7 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा m/5 बराबर 3, संख्या m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा 3m/5 = 6, m का 3/4 6 देता है। ठीक है, m का जो 3/4 है वो हमें 6 देता है। ये हो गया हमारा बेसिक सा। नेक्स्ट है हमारा 3p + 4 = 25, p का 3 गुना और 4 का योगफल 25 देता है। देखिएगा अब इसमें ध्यान से, p का 3 गुना और 4 का योगफल हमें 25 देता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा 4p - 2 = 18, एक संख्या p की चौथाई ऋण 2 आपको 18 देता है। ठीक है, ये बन गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा p/2 + 2 बराबर 8, यदि आप p के आधे में, ध्यान दीजिएगा p के आधे मतलब p/2 प्लस अगर उसमें 2 जोड़े तो हमें 8 प्राप्त होगा। ये हो गया हमारा समीकरणों से कथनों के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें 4.1 प्रश्नावली 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं। अब ये थोड़ा सा आपके लिए नई चीज़ है और थोड़ा सा टफ है, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। इरफान कहता है, इसमें 2 लोग हैं, इरफान और परमीत। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। ठीक है, तो इरफान के पास कितने 37 कंचे और परमीत के कंचों की संख्या m लीजिए। तो माना परमीत के पास कंचों की संख्या कितनी है m है। ठीक है, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, उसमें लिखा है कि उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे। ठीक है, तो 5 गुना मतलब 5m + 7 अधिक और बराबर 37। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं, मतलब इसका आंसर जो हमें समीकरण बनाना था वो इसका आंसर आ गया।
इसको सॉल्व आगे करेंगे, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन है हमें समीकरण हल करना है। लक्ष्मी के पिता की आयु, ठीक है, 49 वर्ष है, उनकी आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को आप y वर्ष लीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन में दिए रहेंगे संकेत कि आपको किसकी आयु किस चर संख्या में लेनी है, जैसे कि y लेनी है, m लेनी है, x लेनी है, l लेनी है, t लेनी है, b लेनी है। ये आपको क्वेश्चन में संकेत दिए गए हैं कि आपको ये लेनी है। तो माना लक्ष्मी की आयु कितनी है, y वर्ष है, तो लक्ष्मी के पिता की आयु है 49, मतलब 49, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या लिखा है, आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, मतलब 3y + 4 = 49, ठीक है, बराबर 49, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें नेक्स्ट है इसका थर्ड वाला। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, मतलब 87 है, ठीक है। तो न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। तो माना विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक L है, तो इसमें 2 गुना धन है, तो 2 गुना मतलब 2L + 7 = 87, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। माना आधार का प्रत्येक कोण b है, ठीक है, जो इसमें लिखा है। तो माना आधार का प्रत्येक कोण b है, इसलिए शीर्ष कोण हमारा 2b हो गया, मतलब दुगना। फिर 2b + b + b, ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का योग, तो 3 कोण में से एक हमारा 2b है और बाकी के जो 2 हैं वो दोनों बराबर हैं b + b, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आप याद रखिएगा, ये आप लिख के रखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको आगे काम आएगी। अब 2b और 1b कितना हो गया, 3b और एक और b यहाँ पे है, तो 4b हो गया, बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज के कोण योग नियम से, कौन से नियम से, योग नियम से, कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें कौन सा योग लगा है, त्रिभुज का कोण योग नियम लगा है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन इसमें एंड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 4.1 में सिर्फ 6 तक के क्वेश्चन थे, जिसमें अलग अलग दिए गए थे, जैसे कि 6 क्वेश्चन में 4 हैं, 5th क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन थे, ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चन दिए गए। तो हमने आज के वीडियो में 4, 5, 6 के सॉल्यूशन बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के सरल समीकरण, जो कि कक्षा 7 के गणित का है, उसमें हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ समीकरणों को, छोटे छोटे जो समीकरण हैं उनको हल किया, कथनों में व्यक्त किया, कथनों से समीकरण में व्यक्त किया। अब आगे के जो क्वेश्चंस है उसमें हम समीकरणों को, बड़े बड़े जो समीकरण हैं हम उनको पहले चर समीकरण, अचर समीकरण, इनको सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे इनको हल करते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड सेव कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।